हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हम पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये है हमारी तीसरी वीडियो। और इसमें जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उनमें शामिल हैं, सबसे पहले सिस्टम व्यू क्या होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, ये हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ सिस्टम व्यू ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। उसके बाद हम एक मॉडल डिस्कस करेंगे जिसको 3 स्फीयर मॉडल कहते हैं सिस्टम मैनेजमेंट का। उसके बाद द फोर फ्रेम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेम यूज़ होते हैं या उनको फ्रेम के तौर पर व्यू किया जा सकता है। वो कौन से फ्रेम होते हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है और ये किस किस किस्म का हो सकता है। कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दोनों बहुत अहम चीज़ें हैं, इनको भी हम देखेंगे। और स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, इसके बारे में हम पिछली वीडियो में भी बात कर चुके हैं, थोड़ा सा मज़ीद हम इसकी अहमियत के बारे में देखेंगे। टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट कितनी ज़रूरी है। प्रोजेक्ट फेजेस क्या होती हैं और लाइफ साइकिल क्या होते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कि जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका लाइफ साइकिल क्या होता है, तो हम इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और शेयर भी करें। इसके अलावा आपका जो है कमेंट भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हम देखते हैं व्हाट इज़ अ सिस्टम व्यू ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सिस्टम अप्रोच जो है ये 1950 में इमर्ज हुई। ये अप्रोच किस लिए बनाई गई, जो भी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है या मैनेजमेंट के रिलेटेड हूँ वो प्रॉब्लम या प्रॉब्लम सॉल्विंग के रिलेटेड हूँ, जितनी भी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, उनको एनालिटिकल तरीके से सॉल्व करने के लिए। एनालिटिकल तरीका क्या होता है कि एक बड़ी प्रोडक्ट को या एक एक बड़े जो प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करके या छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके उनमें से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाए, यानी कि उसको डिटेल से हर हिस्से को लहरा से देख कर उसको एनालाइज किया जाए, तो इसको कहते हैं सिस्टम अप्रोच। ठीक है, तो इसमें एनालिटिकल अप्रोच बनाई जाती है, यानी कि एक सिस्टम को छोटे छोटे सब सिस्टम में डिवाइड करके देखा जाता है। मिसाल के तौर पर ह्यूमन का जो सिस्टम है, एक इंसान में जो मुख्तलिफ आगे और सब सिस्टम भी वर्क कर रहे होते हैं, तो ह्यूमन के सिस्टम को समझने के लिए हमें नर्वस सिस्टम को लहरा से समझना पड़ेगा, रिस्पिरेटरी सिस्टम को लहरा से समझना पड़ेगा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को लहरा से समझना पड़ेगा। तो ये 3-4 सिस्टम जो है, मतलब जितने भी सिस्टम है इंसान के अंदर बहुत सारे सिस्टम काम कर रहे हैं। तो एक बड़े सिस्टम को समझने के लिए उसको छोटे सिस्टम को फिर हम इंडिविजुअल तौर पर देख लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, तो इसको कहते हैं एनालिटिकल अप्रोच। तो सिस्टम अप्रोच जो ये इसमें एनालिटिकल अप्रोच यूज होती है, ये कब इमर्ज हुई 1950 में कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसके जो मेन होते हैं 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले कि हम एक पूरे जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं या हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें जितने भी हिस्से हैं, जितने भी कंपोनेंट हैं, उनको हम एज ए सिस्टम कंसीडर करें और सिस्टम के छोटे छोटे कंपोनेंट की सूरत में सारे हिस्सों को देखें। जिस तरह के मैंने अभी ह्यूमन की एग्जांपल दी है कि पहले हम उसको एक सिस्टम कंसीडर करें, फिर उसके अंदर आगे उसके जो सब सिस्टम है उनको कंसीडर करें या उसके जो हिस्से हैं उनको कंसीडर करें। फिर हम उनको एनालाइज करेंगे कि हम किस तरह प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर नर्वस सिस्टम में कोई चीज़ है तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, तो इन सारे हिस्सों को फिर एनालाइज करना दूसरा इसका हिस्सा कहलाता है सिस्टम अप्रोच का। जो तीसरा हिस्सा है वो मैनेजमेंट है, एड्रेस बिजनेस टेक्नोलॉजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल इशूज। तो ये 3 किस्म के जो इश्यूज हैं प्रोजेक्ट में, तो हम क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं हम उस हवाले से देखेंगे। तो 3 किस्म के इश्यूज होते हैं मेन। एड्रेस उनको करना कि किस किस तरह के इश्यूज, बिजनेस इश्यूज, टेक्नोलॉजिकल इश्यूज एंड ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज। इन तीनों किस्म के इश्यूज को लेकर चलना होता है सिस्टम मैनेजमेंट में या सिस्टम अप्रोच में। तो ये जो सिस्टम अप्रोच होती है, ये इसके हमने 3 हिस्से देखे हैं कि पहले लेवल पर हम कंसीडर करते हैं कि ये एक सिस्टम है, ये इसके कंपोनेंट हैं। फिर हम हर कंपोनेंट को एनालाइज करते हैं, प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं उस हिस्से में। फिर क्या करते हैं, हम तीनों किस्म के जो इश्यूज हो सकते हैं उनको अलग-अलग देखते हैं कि बिज़नेस के रिलेटेड कौन से इश्यूज हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल कौन से इश्यूज हो सकते हैं, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल कौन से इश्यूज हो सकते हैं। जो 3 स्फीयर मॉडल फॉर सिस्टम मैनेजमेंट है, जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा है, सिस्टम जो अप्रोच है उसको उसी को डिटेल से बताता है। जो आगे हमने लास्ट में पढ़ा है सिस्टम मैनेजमेंट, यानी कि बिजनेस के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है या टेक्नोलॉजिकल के रिलेटेड या ऑर्गेनाइजेशनल के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनको लहदा देखने को इस स्फीयर मॉडल में दिखाया गया है। तो व्हाट इज द 3 स्फीयर मॉडल फॉर सिस्टम मैनेजमेंट, तो ये है 3 स्फीयर मॉडल। ये जो हमारे सामने फिगर में 3 स्फीयर बनी हुई हैं, हम इनको देख सकते हैं कि ये 3 स्फीयर बनी हुई हैं। ठीक है,
ये तीन स्फीयर बनी हुई हैं। सबसे पहले बिजनेस स्फीयर, ऑर्गेनाइजेशन स्फीयर, टेक्नोलॉजी स्फीयर। तो पूरे जो है पूरी प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके देखने को थ्री स्फीयर मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो इसके तीन हिस्से बनाए गए हैं। बिजनेस में क्या क्या इशू आ सकते हैं कि मिसाल के तौर पर ये एक टैबलेट प्रोजेक्ट की एग्जांपल दी गई है कि हम कॉलेज में टैबलेट्स जो है प्रोवाइड करने लगे हैं या यूज़ करने लगे हैं। तो सबसे पहले उसकी कास्ट क्या आएगी, स्टूडेंट पर कितनी कास्ट आएगी, तो हर तरह की जो स्पोर्ट्स कास्ट है वो क्या होगी। तो बिजनेस के रिलेटेड जो कास्ट के रिलेटेड इश्यूज हैं वो देखे जाते हैं। टेक्नोलॉजी में देखा जाता है कि कौन सी होगी, माइक्रोसॉफ्ट की होगी टैबलेट, एंड्रॉयड की होगी या किसी और सिस्टम पर होगी, एप्लीकेशन कौन से चाहिए होंगी, हार्डवेयर कौन सा चाहिए होगा। तो ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो है वो लहरा से देखी जाती हैं। जो तीसरा हिस्सा है ऑर्गेनाइजेशन, कि उनको मैनेज किस तरह से किया जाएगा, उनको ट्रेन कैसे किया जाएगा बच्चों को या टीचर को कि कैसे यूज़ करना है, वो ट्रेन कौन करेगा। इस तरह के जो इश्यूज हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल जो है स्फीयर में देखे जाते हैं। जो तो इसको कहते हैं थ्री स्फीयर मॉडल, यानी कि प्रॉब्लम को तीन हिस्सों में या तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी में, बिजनेस में, टेक्नोलॉजी में, ऑर्गेनाइजेशनल में। तो इसको कहते हैं थ्री स्फीयर मॉडल फॉर सिस्टम मैनेजमेंट, के बिजनेस को लहरा से देख लिया, टेक्नोलॉजी को लहरा से देख लिया, ऑर्गेनाइजेशन को लहरा से देख लिया। और जैसा कि हम सिस्टम मैनेजमेंट को देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट में सिस्टम अप्रोच क्या होती है, तो उसका ये आगे एक हिस्सा है थ्री स्फीयर मॉडल। सिस्टम अप्रोच में सबसे पहले सिस्टम कंसिडर करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, फिर जो है सिस्टम मैनेजमेंट में ये है कि मुख्तलिफ चीज़ों को हम अलहदा से देखते हैं। ये खास तौर पर इन तीन इश्यूज को, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड इश्यूज। 4 फ्रेम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, 4 किस्म के फ्रेम्स हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। स्ट्रक्चरल फ्रेम, इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स फ्रेम, पॉलिटिकल फ्रेम एंड सिंबॉलिक फ्रेम। मिसाल के तौर पर अगर स्ट्रक्चरल फ्रेम को हम देखें तो उसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, कि किस तरह जो है प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या काम है, सीईओ का क्या काम है, तो ये किसका क्या रोल है। ठीक है, एंड किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्ट्रक्चरल फ्रेम में ये देखा जाता है। ह्यूमन रिसोर्स फ्रेम जो होता है, अगर इसको हम देखें तो इसमें हम ये देखते हैं कि पीपल की जो नीड है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा लोगों के लिए है, तो पीपल की जो नीड है और कंपनी को नीड है, उनको आपस में हार्मोनी कायम की जाती है। मिसाल के तौर पर बंदे, हम मिसाल ये नहीं कह सकते कि बंदे जो है 13-14 घंटे काम करना शुरू कर दें, तो हमने पीपल की नीड को भी साथ साथ देखना है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि पीपल 2 घंटे में चले जाएं, 3 घंटे में लोग चले जाएं। हम ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट को भी मुकम्मल करना है, अपनी कंपनी के मफाद को भी देखना है। इसलिए प्रोवाइडिंग हार्मोनी बिटवीन नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड नीड्स ऑफ द पीपल, तो इस फ्रेम में इन चीज़ों को देखा जाता है। एक स्ट्रक्चरल फ्रेम होता है जिसमें हर बंदे के रोल को देखा जाता है। दूसरा ह्यूमन रिसोर्स फ्रेम होता है जिसमें पीपल की नीड और कंपनी की नीड को हार्मोनी जो बनाई जाती है उसको देखा जाता है। पॉलिटिकल फ्रेम क्या होता है, जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसका मुख्तलिफ लोगों पर क्या असर पड़ता है, कन्फ्लिक्ट क्या हो सकते हैं, पावर के इश्यूज क्या हो सकते हैं, आपस में कंपनी में जो है सीईओ बनने की दौड़ हो सकती है, लीडर बनने की दौड़ हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है पॉलिटिकल फ्रेम में देखी जाती हैं। सिंबॉलिक फ्रेम में ये देखा जाता है कि लोगों की लैंग्वेज क्या है, लोगों का कल्चर क्या है। मिसाल के तौर पर एक कल्चर में वो लोग पसंद करते हैं कि हमें जो है बॉस गाइड करे, बॉस बार बार हमें जो है हमें बताए कि हमने किस तरह चलना है, हमें लीड करे। लेकिन दूसरे कल्चर में ऐसा पसंद नहीं किया जाता, लोग खुद ही जो है काम करना पसंद करते हैं, लेकिन अगर उनको कोई बार बार कहे तो उनको अच्छा नहीं लगता। तो क्या, किस बात का क्या सिंबल है, क्या मीनिंग है, इन चीज़ों को, क्योंकि लोगों की लैंग्वेज मुख्तलिफ होती है, जगह मुख्तलिफ होती है, ट्रेडिशन मुख्तलिफ होती हैं, इसलिए सिंबॉलिक चीज़ों को समझना कि किस चीज़ का क्या मतलब है किस इलाके में, ये सिंबॉलिक फ्रेम में देखा जाता है। तो ये 4 तरह से कंपनी में देखा जाता है वर्किंग को किस तरह से हो सकती है। स्ट्रक्चर यानी कि लोगों का रोल, ह्यूमन रिसोर्स यानी कि पीपल और कंपनी की नीड, पॉलिटिकल फ्रेम में कन्फ्लिक्ट वगैरह, सिंबॉलिक फ्रेम में कि किस चीज़ का क्या मतलब है, लोगों की लैंग्वेज क्या है, कल्चर क्या है। एक प्रोजेक्ट की हम इधर एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है। इसमें यह होता है कि ऑर्डरिंग, इन्वेंट्री, डिलीवरी, अकाउंटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को आपस में इंटीग्रेट करके, यानी कि इनको मिला के चलने को क्या कहते हैं, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो एक कंपनी जो है ना
उन्होंने ये ERP को अपनाया, ठीक है। लेकिन कंपनी जो है रियलाइज़ नहीं करती हैं कि कितना अहम है ये ERP को इम्प्लीमेंटेशन में कुछ इश्यूज आते हैं, उन इश्यूज को समझना कितना अहम है। ERP जो सिस्टम है यानी कि इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का जो सिस्टम है, इसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का जो सिस्टम है, ये होता क्या है, इन चीज़ों सारी को ऑर्डरिंग, इन्वेंट्री, डिलीवरी, ये सारी चीज़ें जो हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सबको आपस में इंटीग्रेट करना। लेकिन इनके लिए जब सिस्टम इसको कंपनी में लगाया जाता है तो वो कंपनी रियलाइज नहीं करती, ठीक है, कि इसमें कितने इश्यूज हो सकते हैं, उन इशू को लेकर चलना होता है। लेकिन कंपनीज ये रियलाइज नहीं करती। तो हुआ क्या कि 2001 में एक ग्रॉसरी स्टोर विद ये दूसरा बड़ा जो है ग्रॉसरी स्टोर था मेरे ख्याल से यूएसए में, तो 1400 स्टोर थे उनके। उन्होंने क्या किया, पहले ये ERP को उन्होंने यूज किया, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानर को, लेकिन बाद में क्या कर दिया, अबंडन कर दिया, ठीक है। $19 मिलियन की उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी इस सिस्टम को फॉलो करने के लिए, लेकिन उसको उन्होंने ज़ाया कर दिया 19 मिलियन को, ठीक है। द सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय सैप। ये नहीं था कि सिस्टम बनाया किसी गलत ने था, मतलब उसको सिस्टम अच्छा नहीं था। ये जो सैप है, ये लीडिंग जो है लार्जेस्ट इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कंपनी थी, ठीक है, इन्होंने बनाया था। इसके बावजूद उन्होंने इसको अबैंडन कर दिया। वजह क्या थी, व्हाट वेंट रॉन्ग, ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज को नहीं समझा गया, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को प्रॉपर तौर पर नहीं यूज किया गया। तो अनफॉर्चुनेटली द सिस्टम डिड नॉट वर्क प्रॉपरली, एवरी डिपार्टमेंट हैज़ टू वर्क टुगेदर। जब इस तरह का कोई ERP सिस्टम जो है, रिसोर्स जो मतलब इंटरप्राइज रिसोर्स वाला सिस्टम हम जो है उसको अगर फॉलो करें तो सारे लोगों को मिलकर काम करना पड़ता है, उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है और इस तरह के सिस्टम को अकोमोडेट करना बहुत मुश्किल होता है, तो उसके लिए एक बाकायदा स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो इसके ना होने की वजह से, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के ना होने की वजह से $90 मिलियन का नुकसान हुआ। किसके ना होने की वजह से, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की वजह से। तो हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है। पहले हमने सबसे पहले हमने आज के लेक्चर में ये देखा कि सिस्टम अप्रोच क्या होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। हमने पहले 3 स्फीयर मॉडल भी देखा सिस्टम अप्रोच का। अब हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। 3 किस्म के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं आम तौर पर। एक फंक्शनल होता है। फंक्शनल में क्या होता है, फंक्शनल मैनेजर होते हैं। मिसाल के तौर पर आईटी के जो फंक्शन होते हैं उनके लिए अलहदा मैनेजर होता है, और इंजीनियरिंग के जो फंक्शन होते हैं उनके लिए अलहदा, इस तरह कॉमर्स या अकाउंटिंग के जो मैनेजर होते हैं उनके अलहदा फंक्शन होते हैं। तो हर जो फंक्शन होता है उसका अलहदा मैनेजर होता है, तो फंक्शनल मैनेजर होते हैं, ठीक है, वो CEO को रिपोर्ट करते हैं। प्रोजेक्ट जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, प्रोग्राम मैनेजर होते हैं। प्रोग्राम के बारे में हम देख चुके हैं कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट को मिलाकर प्रोग्राम बनता है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, वो CEO को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स जो होती है स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, ये मिडिल ग्राउंड होता है, ठीक है। इसमें जो स्टाफ होता है वो दोनों तरह के मैनेजर को रिपोर्ट करता है। कौन कौन से मैनेजर, जो ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं या फंक्शनल मैनेजर, फिर आगे वो CEO को रिपोर्ट करते हैं। तो मैट्रिक्स जो होता है वो इन बिटवीन होता है। ये हमने तीनों किस्म के स्ट्रक्चर अभी डिस्कस किए हैं। फंक्शनल में क्या होता है, पहले CEO होता है, फिर उसके नीचे क्या होते हैं, इंजीनियरिंग का अलहदा मैनेजर होता है, मैन्युफैक्चरिंग का अलहदा होता है, IT का अलहदा मैनेजर होता है, ह्यूमन रिसोर्स का अलहदा मैनेजर होता है, उनके नीचे उनके रिलेटेड स्टाफ होता है। तो ये जो सिंपल स्ट्रक्चर क्या है, बाज़ ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ हो रहा है फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर बनाए जाते हैं। इसमें ये नहीं देखा जाता कि इंजीनियरिंग अलहदा से नहीं देखी जाती। अब प्रोजेक्ट मैनेजर ए के रिलेटेड जो भी इंजीनियरिंग होगी वो इसके अंदर देखी जाएगी, इस तरह इसके रिलेटेड इसमें देखी जाएगी। लेकिन मैट्रिक्स क्या होता है, ये मिक्स होता है, ठीक है, ये मिक्स होता है। इसमें अभी प्रोजेक्ट मैनेजर भी हैं, स्टाफ जो है प्रोजेक्ट मैनेजर को भी रिपोर्ट करता है, और आगे से उनके रिलेटेड जो उनका फंक्शन है उसको भी रिपोर्ट करते हैं। इंजीनियर जो होते हैं इस अपने इंजीनियरिंग मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं, इस तरह IT के IT मैनेजर को। तो ये दोनों किस्म के फिर आगे CEO को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें चल रही होती हैं, तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर चलना होता है मैट्रिक्स में। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है, जो हम स्ट्रक्चर हम 3 तरह का देख चुके हैं, इसका प्रोजेक्ट पर क्या असर होता है, ये उसका ये असर होता है। सबसे पहले ये फंक्शनल, ठीक है, उसके बाद ये प्रोजेक्ट है, और ये जो तीनों हैं ये मैट्रिक्स हैं। ये 3 किस्म का होता है कि कितना
मतलब इसको इम्प्लीमेंट किया गया, स्ट्रांगली बैलेंस वे में या वीक वे में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, जो 3 तरह से इसको देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं इसका जो है इसका इन्फ्लुएंस क्या होता है। सबसे पहले ये क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजर की अथॉरिटी क्या होती है। प्रोजेक्ट मैनेजर इसमें तो होते ही नहीं है, फंक्शनल में तो फंक्शनल मैनेजर होते हैं, इसलिए लिटिल और नन। जबकि प्रोजेक्ट में जो होते हैं वो हाई होती है, क्योंकि उसमें होती ही प्रोजेक्ट मैनेजर है, फंक्शनल मैनेजर होते नहीं है, तो इसमें फुल हाई होती है। बाकियों में इनमें इन बिटवीन होती है, इन तीनों में, क्योंकि ये मैट्रिक्स हैं, ये इन बिटवीन होता है वैसे भी। आगे क्या होता है, परसेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल। अच्छा, लोग प्रोजेक्ट को कितनी अहमियत दे रहे होते हैं इसमें, चूंकि प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, प्रोजेक्ट को लेकर जाते हैं, तो इसमें लोगों का फोकस प्रोजेक्ट पर होता है, इसमें लोगों का फोकस अपने काम पर होता है, प्रोजेक्ट को ओवरऑल वो नहीं देख रहे होते। ठीक है, तो ये चीज़ भी समझना जरूरी है कि फंक्शनल में और इसमें इन बिटवीन फेयर होता है। अगर स्ट्रांगली किया जाए तो 95% तक भी हो सकता है, वरना 0 भी हो सकता है, तो इसमें इन बिटवीन होता है मैट्रिक्स में। लेकिन इसमें वर्चुअली नॉन, यानी कि तकरीबन 0 के बराबर होता है, और इसमें तकरीबन 100 के बराबर होता है। बजट कौन कंट्रोल करता है इसमें, फंक्शनल मिक्स्ड, प्रोजेक्ट मैनेजर। जैसे जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर की तरफ जाते जाएं तो प्रोजेक्ट मैनेजर कंट्रोल कर रहे होते हैं, इधर फंक्शनल मैनेजर कंट्रोल कर रहे होते हैं। मैनेजर का रोल क्या होता है, पार्ट टाइम प्रोजेक्ट मैनेजर का, और इसमें फुल टाइम। क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर में प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, ये देखना है फंक्शनल में फंक्शनल मैनेजर होते हैं, तो इसमें ज़्यादातर दिखाया गया कि प्रोजेक्ट पर क्या रोल होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर के टाइटल जो इसमें अब पार्ट टाइम होते हैं, ठीक है, उसमें इतना रोल भी नहीं होता, उनको प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर एक आर्जी तौर पर बना देते हैं, या प्रोजेक्ट लीडर बना देते हैं आर्जी तौर पर। लेकिन जो एंड वाली स्टेज है उनमें देखें, उनमें प्रोजेक्ट मैनेजर बाकायदा बनाया जाता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का जो स्टाफ होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है, इसमें पार्ट टाइम होता है, पार्ट टाइम। लेकिन इसमें जो सारा वो स्टाफ होता है वो फुल टाइम होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर है, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो है उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, तो इसलिए उनका फुल टाइम काम ही प्रोजेक्ट्स पर होता है, उनको प्रोजेक्ट के हिसाब से देखते हैं। तो बाज़ कंपनी में पहले वाला फंक्शनल स्ट्रक्चर यूज होता है, बाद में प्रोजेक्ट यूज होता है, बाद में मैट्रिक्स यूज होता है, और इसका इन्फ्लुएंस दिखाया गया है कि प्रोजेक्ट पर क्या होता है, कि प्रोजेक्ट को फिर किस तरह से। तो हम जो सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हैं, तो हम तो जो है कि हमारा दावा है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो अप्रोच है वो सबसे बेस्ट अप्रोच होती है। मैट्रिक्स वाली इन बिटवीन होती है, और फंक्शनल वाली प्रॉपर वे में काम नहीं करती। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमने देख लिया, इसके बाद देखते हैं कल्चर क्या होता है। ठीक है, कल्चर होता है इज अ शेयर्ड अजम्पशन, वैल्यूज एंड बिहेवियर दैट कैरेक्टराइज द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कि कंपनी के अंदर कल्चर किस तरह का यूज हो रहा है, लोगों की वैल्यूज क्या हैं, लोगों का बिहेवियर क्या है। ठीक है, तो वो आपस में काम कैसे करते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं, बात कैसे करते हैं, लैंग्वेज क्या है, तो ये सारी कल्चर का हिस्सा है। तो मैंने जो है ना, बहुत सारे एक्सपर्ट ये बिलीव करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है वो भी अहम है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज हैं उसमें से कल्चर ठीक ना होने की वजह से भी जो प्रोजेक्ट हैं वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, 10 करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ये 10 करेक्टरिस्टिक कोर्सेज हैं। सबसे पहले मेंबर की आइडेंटिटी क्या है, कि वो जो कंपनी में बंदे काम कर रहे हैं, क्या वो अपनी जॉब को ज़्यादा पसंद करते हैं या वो उस प्रोजेक्ट को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं जो कंपनी कर रही है। मिसाल के तौर पर एक कंपनी मोबाइल फ़ोन बना रही है, तो लोग क्या मोबाइल फ़ोन अच्छा बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, या बस उन्हें इतनी गरज है अपने काम से और अपनी सैलरी से। तो ये चीज़, अगर जितनी मेंबर आइडेंटिटी जितना अच्छी होगी, जितना हाई होगी, यानी कि जितना लोग कंपनी से मुखलस होंगे, उतनी जो है कंपनी ज़्यादा अच्छे से काम करेगी। जितना लोग ग्रुप में काम करेंगे उतनी कंपनी अच्छी काम करेगी, ग्रुप वाला कल्चर होगा। जितना कंपनी लोगों को फोकस करेगी, मिसाल के तौर पर अगर किसी को कोई काम असाइन किया जा रहा है और किस तरह का किया जा रहा है, उसको किस तरह से डील किया जा रहा है, जितना लोगों को फोकस किया जाएगा उतनी प्रोजेक्ट अच्छा रहेगा। कंपनी के मुख्तलिफ यूनिट, मिसाल के तौर पर IT यूनिट और ह्यूमन रिसोर्स यूनिट आपस में किस तरह इंटीग्रेट करते हैं, और जितने अच्छे से वो इंटीग्रेट करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। कंट्रोल, जितना अच्छा कंट्रोल होगा, जितने अच्छे रूल और स्टैंडर्ड होंगे। रिस्क टॉलरेंस, कि लोगों को कितना कहा जाएगा आप रिस्क लें, अगर हम फेल भी हो गया तो कोई मसला नहीं है। जितना लोगों को ट्रस्ट दिया जाए कि हाँ रिस्क ले सकते हैं हम, तो ये जितनी टॉलरेंस ज़्यादा होगी उतनी कंपनी के आगे जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे। रिवार्ड क्राइटेरिया, अगर लोग कोई अच्छा काम करते हैं तो उनको रिवार्ड दिया जाए। कन्फ्लिक्ट टॉलरेंस, कि अगर कोई बंदा नीचे से, कंपनी का नीचे वाला हिस्से का बंदा, वो अगर कंपनी के किसी काम पर इतराज़ करता है तो कंपनी उसको कितना बर्दाश्त करती है। अगर वो ज़्यादा बर्दाश्त करती है तो उतनी ही मुफीद है कंपनी के लिए। मीन्स एंड ओरिएंटेशन, इसका ये मतलब होता है कि बजाय इसके इस पर फोकस किया जाए
कि कोई काम कैसे कर रहा है, रिजल्ट पर फोकस किया जाए कि काम कितना मुकम्मल हो रहा है। जितना रिजल्ट पर फोकस होगा उतनी जो है एक बंदा किस तरह से रिजल्ट कंप्लीट करता है, इस पर फोकस करने के बजाय इस पर फोकस किया जाए कि वो रिजल्ट मुकम्मल करके दे रहा है हमें, ठीक है। तो जो कंपनियां इस पर फोकस करती हैं वो फिर आगे जाती हैं। ओपन सिस्टम फोकस कि बाहर पर कंपनी कितना फोकस करती है। मिसाल के तौर पर अगर बाहर सर्दियां आ गई हैं तो वो लोगों की टाइमिंग चेंज कर देते हैं, तो यानी कि हर चीज़ पर वो फोकस करती हैं, एनवायरनमेंट पर फोकस करती हैं। तो जो जितना कंपनी इस चीज़ों पर फोकस करेगी, अपने लोगों पर फोकस करेगी, इन सारी 10 चीज़ों पर जो जितना फोकस करेगी वो कंपनी उतनी आगे जाएगी। तो यही ये लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट वर्क इज मोस्ट सक्सेसफुल इन एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर वियर दीज एटम्स आर स्ट्रांग हाई एंड अदर एटम आर बैलेंस्ड। इधर ये सारे 10 आइटम जो हैं ये सारे हाई होंगे, ठीक। अब जिनमें स्टार लगा हुआ है वो और ज़्यादा अहमियत के अमल है, लेकिन जितने ये आइटम इनको ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी और बाकी आइटम में भी बैलेंस रखा जाएगा, ठीक है, वो कंपनी और वो प्रोजेक्ट मोस्ट सक्सेसफुल होगा। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, इसके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं कि जो भी पीपल इन्वॉल्व होते हैं प्रोजेक्ट में किसी भी तरह से, वो सारे स्टेक होल्डर होते हैं। और ये प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि वो अंडरस्टैंड करे और रिलेशनशिप जो सारे स्टेक होल्डर में है उनको बनाए रखें। जो 4 फ्रेम हमने देखे हैं, ह्यूमन रिसोर्स फ्रेम, और उससे पहले जो हमने देखा था स्ट्रक्चर फ्रेम, इन इन सारे फ्रेम को, पॉलिटिकल फ्रेम, सिंबॉलिक फ्रेम, सारे फ्रेम्स की मदद से इसको सही समझा भी जा सकता है और स्टेक होल्डर की नीड भी पूरी की जा सकती हैं। सबसे अहम स्टेक होल्डर जो हैं वो एग्जेक्टिव हैं, सीईओ जो हैं वो हैं। टॉप मैनेजमेंट जितनी कमिटमेंट शो करेगी, ठीक है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, जितनी टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट शो करेगी उतनी ही जो है वो प्रोजेक्ट अच्छा रहेगा। ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन हेल्पिंग प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। तो जो टॉप मैनेजमेंट होती है, सीईओ या टॉप स्टेक होल्डर होते हैं, ठीक है, या की स्टेक होल्डर होते हैं, उनकी जिम्मे होता है कि वो प्रोजेक्ट मैनेजर की मदद करें, तो इससे प्रोजेक्ट मैनेजर जो हैं ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर टॉप मैनेजमेंट सही तरह से सपोर्ट नहीं करती, सही तरह से कमिटमेंट नहीं शो करती, तो प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं। Some projects have a senior manager called a champion who acts as a key who has act as a key प्रोपोनेंट फॉर अ प्रोजेक्ट, ठीक है, यानी कि वो की रोल अदा करते हैं। सम प्रोजेक्ट्स मतलब जो सीनियर मैनेजर होता है, यानी कि वो कितना कमिटमेंट है, कितनी कमिटमेंट शो कर रहा है चैंपियन जो है। अगर वो कमिटमेंट शो नहीं कर रहा तो प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट की जो टॉप मैनेजमेंट होती है उसकी कमिटमेंट कितनी अहम होती है, ये इधर बताया गया है। हाउ टॉप मैनेजमेंट कैन हेल्प प्रोजेक्ट मैनेजर, टॉप मैनेजमेंट को प्रोजेक्ट मैनेजर की हेल्प करना चाहिए, किस तरह करनी चाहिए, उनको रिसोर्स प्रोवाइड करके टाइमली मैनर में वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करें। अगर किसी प्रोजेक्ट में उनको आईटी से मतलब मिसाल के तौर पर उन्हें जो है रिसोर्स चाहिए तो वो उसको मैनेज करें। अदर पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मेंटरिंग एंड कोचिंग, अगर कोई लीडरशिप इशूज आ रहा है तो उसको मेंटर किया जाए, कोच किया जाए, तो ये इन सारी चीज़ों की मदद से वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ये बेस्ट प्रैक्टिस बताई गई है कि ज़्यादातर आईटी इंडस्ट्री में ऐसे होता है कि जो अथॉरिटी है वो दी जाती है, ठीक है, द अथॉरिटी एंड कंट्रोल फॉर की आईटी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी यूज एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इनके हवाले से अथॉरिटी जो है वो दी जाती है, दूसरे लोगों को डिलीवर की जाती है। अगर आईटी गवर्नेंस अच्छी ना हो तो ये डेंजरस होती है आईटी प्रोजेक्ट्स के लिए, आईटी प्रोजेक्ट्स फेल हो जाते हैं। तो आईटी प्रोजेक्ट में ज़्यादातर ये इंफ्रास्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है जो कि तमाम शोबों में फॉलो किया जाना चाहिए। ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि जो आईटी गवर्नेंस है ये क्या करती है, एड्रेस द अथॉरिटी एंड कंट्रोल को एड्रेस करती है फॉर की आईटी एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी यूज एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो आईटी गवर्नेंस जितनी अच्छी होगी उतनी ही कंपनी अच्छा काम करेगी। नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन आईटी के साथ जितना अच्छा अपने आप को रखेगी, क्योंकि कहते हैं आज कंप्यूटर का दौर है, अब आईटी का दौर है, तो जितना कंपनी आईटी को जितनी ज़्यादा अहमियत देगी, जितना ज़्यादा आईटी के साथ कमिटमेंट शो करेगी, उतनी ही वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होगा। इफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड आईटी, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर एन आईटी प्रोजेक्ट टू बी सक्सीड। Having a chief information officer CIO at a high level in the organization help IT projects, ठीक है। तो आईटी प्रोजेक्ट को अगर हम कामयाब करना है तो एक कौन सा होना चाहिए, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर।
Assigning a non-IT people to IT project also encourage more commitment. अगर नॉन IT पीपल है उनको अगर IT प्रोजेक्ट असाइन कर दिया जाए, आल्सो इनकरेज मोर कमिटमेंट, तो वो लोग ज़्यादा IT को समझते हैं और फिर IT को ज़्यादा जो है कमिटमेंट प्रोवाइड करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड यानी कि उनमें एक असूल होना चाहिए और गाइडलाइन होनी चाहिए। स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइन हेल्प प्रोजेक्ट मैनेजर टू बी मोर इफेक्टिव। इससे मैनेजर जो हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। सीनियर मैनेजमेंट इन चीज़ों को इनकरेज कर सकती है। स्टैंडर्ड फॉर्म एंड सॉफ्टवेयर फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, द डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ गाइडलाइन फॉर राइटिंग प्रोजेक्ट प्लान और प्रोवाइडिंग स्टेटस इन्फॉर्मेशन, द क्रिएशन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो सीनियर मैनेजमेंट इन चीज़ों को सपोर्ट कर सकती है। प्रोजेक्ट फेजेस क्या होती हैं और प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल क्या होता है? ए प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इज कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट फेजेस। प्रोजेक्ट फेजेस से मिलकर क्या बनता है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। फेजेस क्या क्या हो सकती हैं? वर्क विल बी परफॉर्म, व्हाट डिलीवरेबल विल बी प्रोड्यूस्ड, क्या डिलीवर किया जाएगा, हर फेज में क्या इन्वॉल्व है, हु मैनेजमेंट विल कंट्रोल एंड अप्रूव वर्क प्रोड्यूस इन ईच फेज। तो ये जो फेजेस होती हैं सारी, इनको इनमें इनसे मिलकर क्या बनता है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। और डिलीवरेबल क्या होता है? जो चीज़ प्रोड्यूस की जाती है या प्रोवाइड की जाती है एज ए प्रोजेक्ट के जो है रिजल्ट के तौर पर। इन अर्ली फेजेस ऑफ ए प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल रिसोर्स जो हैं वो कम चाहिए होते हैं क्योंकि प्लानिंग हो रही होती है, ठीक है। अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है। जब प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है हो सकता है शुरू में हम उन्हें ड्रॉप कर दें। जो प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर होते हैं उनकी जो है बस सबसे ज़्यादा चांस होता है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकें प्रोजेक्ट को, कि प्रोजेक्ट को कामयाब बनाना है। अगर वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो प्रोजेक्ट के फेल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जब मिडिल फेज आती है तो क्या होता है? सर्टेनिटी जो है इंप्रूव हो जाती है, यानी कि अनसर्टेनिटी इतनी नहीं रहती क्योंकि प्रोजेक्ट मिडिल में पहुंच चुका होता है। मोर सोर्सेज चाहिए होते हैं। और फाइनल फेज में क्या होता है? ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट में थी वो पूरी हो गई हैं। तो जो स्पॉन्सर है या स्टेक होल्डर, जो बड़े स्टेक होल्डर हैं, वो प्रूव कर देते हैं कि प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। ये फेजेस को दिखाया गया है कि कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट की सूरत में होता है, उसके बाद डेवलपमेंट होती है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है, आखिर में क्या होता है क्लोज आउट। तो ये सारी डिलीवरीज होती हैं जो होती हैं। पहले बिजनेस केस होता है और कास्ट के अंदाजे वगैरह होते हैं। जैसे जैसे आगे जाता है तो प्लान बनता है, कास्ट का एस्टिमेट होता है। तो आखिर में क्या होता है? एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क होती है और उसके बाद कंप्लीशन ऑफ वर्क होती है और लेसन लर्न। आखिर में ये देखते हैं कि हमने कौन से लेसन लर्न किए हैं। तो ये क्या आते हैं प्रोजेक्ट फेजेस। जैसे जैसे कंसेप्ट से हम क्लोज आउट की तरफ जाते हैं तो ये फेजेस होती हैं और उनमें से ये सैम्पल डिलीवरेबल्स कि हम डिलीवर क्या कर सकते हैं। इसमें हम बिजनेस केस कि हमारा क्या काम है, आगे वाले में प्लान आ जाता है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क और पैकेज कि ये काम हो चुका है, फिर आखिर में मुकम्मल वर्क डिलीवर होता है जहाँ क्या क्या हमने डिलीवर करना है। जिस तरह प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल होता है उसमें फेजेस होती हैं, इस तरह प्रोडक्ट का भी लाइफ साइकिल होता है। मिसाल के तौर पर हमने कहते हैं कि हमारा आईटी का एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये एक प्रोडक्ट है, तो इसका एक अपना लाइफ साइकिल होता है जिसको SDLC कहते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। व्हाट इज सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? इज अ फ्रेमवर्क फॉर डिस्क्राइबिंग द फेजेस इन्वॉल्व्ड इन डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। कि इंफॉर्मेशन सिस्टम को बनाने के लिए जो फेजेस यूज होती हैं उनको डिस्क्राइब करने को सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहते हैं। सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कैन फॉलो दो किस्म के हो सकते हैं। एक ये कि जिसमें कास्ट भी प्रोडिक्टेड की जा सकती है और कब मुकम्मल होगा ये भी प्रोडिक्टेड किया जा सकता है। दूसरे होते हैं अडाप्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसमें ये प्रोडिक्ट नहीं किया जा सकता कब चीज़ें चेंज होंगी, कब हमारा प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा, इसमें कितनी कास्ट आएगी। तो ये दो किस्म की जो है वो अप्रोचेज होती हैं किस में, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। तो हमने अभी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देखा है, हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को डिटेल से देखेंगे और मज़ीद पढ़ेंगे। इस वीडियो में जो हमने मेन चीज़ें डिस्कस की हैं वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर। इसके अलावा टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट कितनी अहमियत रखती है और जो है टॉप जो स्टेक होल्डर हैं उनका रब्ता कितना ज़रूरी होती है। और सबसे शुरू में हमने देखा था कि सिस्टम अप्रोच क्या होती है और 3 स्फीयर मॉडल क्या होता है और फ्रेम्स ऑफ जो है ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं कि किस किस तरह के फ्रेम जो होते हैं। जो 4 फ्रेम हमने देखे थे। आखिर में हमने पहले प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल देखा है कि उसमें फेजेस होती हैं, उसके बाद हम आखिर में
अभी इस स्लाइड में देख रहे थे कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी होती है और सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल उसकी एक सब फॉर्म कह लें, क्योंकि ये एक प्रोडक्ट है आईटी या इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।